नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं, शरीर के अंदर ये समझने कि जब हम कोई दवा लेते हैं तो उसके साथ होता क्या है। इसे कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स और हम इसे समझेंगे एक आसान तरीके से एडीएमई प्रोसेस के जरिए। ए, डी, एम और ई। हाँ, एडीएमई यानी दवा का पूरा सफर। ए यानी एब्जॉर्प्शन, दवा का खून में पहुंचना। अच्छा। डी यानी डिस्ट्रीब्यूशन, उसका शरीर में फैलना। एम यानी मेटाबॉलिज्म, शरीर का दवा को बदलना। और ई यानी एक्सक्रीशन, मतलब दवा का शरीर से बाहर निकलना। तो ये सिर्फ दवा लेना ही काफी नहीं, ये पूरी यात्रा समझना जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि इसी से तय होता है कि दवा कितनी देनी है, कब देनी है, कैसे देनी है, गोली या इंजेक्शन। और कोई खतरा तो नहीं है, साइड इफेक्ट्स वगैरह? हाँ, वो सब। ये एडीएमई समझना डॉक्टरों के लिए बहुत बहुत जरूरी है। संक्षेप में कहें तो फार्माकोकाइनेटिक्स ये बताता है कि हमारा शरीर दवा के साथ क्या करता है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं इस यात्रा को समझना। पहला कदम ए, अब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण। हाँ, अब्जॉर्प्शन, ये वो पहला स्टेप है जहां दवा जहां से भी दी गई है, मान लीजिए मुंह से ली है, वहां से निकलकर खून में शामिल होती है। अच्छा, तो मतलब सीधे असर नहीं, पहले खून में जाना जरूरी है। बिल्कुल, बिना खून में पहुंचे दवा अपनी मंजिल तक जा ही नहीं सकती। और ये कहाँ से खून में जाती है, ये इस पर निर्भर करता है कि दवा ली कैसे गई है। जैसे गोली का रास्ता अलग होगा और सांस वाले पंप का अलग। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अगर मुंह से कोई गोली या सिरप लिया है तो ज्यादातर हमारी छोटी आंत से ही खून में जाती है। अच्छा, पेट से नहीं? पेट से भी कुछ दवाएं जाती हैं, पर ज्यादातर छोटी आंत से। वहीं अगर अस्थमा का इन्हेलर लिया है तो दवा फेफड़ों से सीधे खून में चली जाती है। और वो जो स्किन पर लगाते हैं, क्रीम या पैच? हाँ, टॉपिकल दवाएं, वो त्वचा से धीरे धीरे रिसकर खून में मिलती हैं। उनका असर धीमा और लंबा हो सकता है। क्या कुछ चीजें इस पे असर डालती हैं कि दवा कितनी आसानी से खून में पहुंचेगी, जैसे दवा की बनावट? हाँ, कई चीजें हैं। एक तो दवा खुद कैसी है। जैसे जो दवाएं लिपिड यानी फैट में घुलनशील होती हैं, वो कोशिकाओं की झिल्ली को आसानी से पार कर लेती हैं। ओके। तो वो जल्दी अब्जॉर्ब होती हैं। फिर शरीर का पीएच भी मायने रखता है। जैसे पेट में एसिड होता है तो एसिडिक दवाएं वहां बेहतर घुलती हैं। आंतों में माहौल थोड़ा एल्कलाइन होता है तो बेसिक दवाएं वहां। और मैंने सुना है कि हमारी छोटी आंत दवा सोखने में माहिर है, उसकी बनावट कुछ खास है? हाँ, बिल्कुल। छोटी आंत के अंदर ना लाखों उंगलियों जैसे उभार होते हैं, विलाई कहते हैं उन्हें। इनके कारण दवा सोखने की सतह, मतलब सरफेस एरिया, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कितना ज्यादा? कहते हैं कि लगभग एक टेनिस कोर्ट जितना। इसीलिए मुंह से ली जाने वाली ज्यादातर दवाएं यहीं से खून में जाती हैं। बहुत एफिशिएंट सिस्टम है। अच्छा, और ये जो कहते हैं कि दवा खाने के साथ लें या खाली पेट, इसका भी अब्जॉर्प्शन से लेना देना है? जरूर। खाना कभी कभी दवा के घुलने और खून में जाने की रफ्तार को धीमा कर सकता है। तो असर देर से होगा? हाँ, या कभी कभी खाना जरूरी भी होता है कुछ दवाओं के लिए, शायद पेट की जलन कम करने के लिए। या कुछ दवाएं खाने के साथ बेहतर अब्जॉर्ब होती हैं। जैसे आयरन की गोली खाली पेट बेहतर काम करती है। तो ये दवा पर निर्भर करता है। एक और चीज मैंने पढ़ी थी, फर्स्ट पास इफेक्ट। ये क्या होता है? सुनने में जरूरी लग रहा है। हाँ, ये बहुत जरूरी है, खासकर मुंह से ली जाने वाली दवाओं के लिए। होता क्या है कि जब दवा आंत से खून में जाती है तो वो खून सबसे पहले लिवर में पहुंचता है। लीवर यानी यकृत? हाँ, और लिवर एक तरह का प्रोसेसिंग सेंटर है। अगर लिवर उस दवा को खून में आगे फैलने से पहले ही काफी हद तक मेटाबोलाइज कर दे, मतलब उसे बदल दे या तोड़ दे। ओ, मतलब दवा पूरी तरह असर दिखाने खून में जा ही नहीं पाई। बिल्कुल, इसे ही फर्स्ट पास इफेक्ट कहते हैं। नतीजा ये होता है कि दवा की असरदार मात्रा खून में कम पहुंच पाती है। तो फिर ऐसी दवाओं की डोज शायद ज्यादा देनी पड़ती होगी, या उन्हें मुंह से दे ही नहीं सकते? सही पकड़ा। जैसे प्रोप्रानोलोल दवा है, उसका फर्स्ट पास इफेक्ट काफी होता है, तो उसकी मुंह की डोज ज्यादा होती है इंजेक्शन के मुकाबले। और इंसुलिन का सोचिए। हाँ, इंसुलिन दे इंजेक्शन से ही लेते हैं। हाँ, क्योंकि अगर उसे मुंह से लेंगे तो पेट और फिर ये फर्स्ट पास इफेक्ट उसे पूरी तरह नष्ट कर देंगे, वो खून में पहुंच ही नहीं पाएगी। इसलिए इंजेक्शन जरूरी है। दूसरी तरफ पैरासीटामोल है, वो आसानी से अब्जॉर्ब होती है और फर्स्ट पास इफेक्ट कम है। समझ गई। तो ये था एब्जॉर्प्शन, दवा का खून में आना। अब खून में आ गई तो आगे कहाँ जाएगी? मतलब डी, डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण। अब दवा खून के जरिए पूरे शरीर में फैलती है और अपने टारगेट अंगों या ऊतकों तक पहुंचती है जहां उसे अपना काम करना है।
तो क्या ये सब जगह बराबर फैलती है या कहीं ज्यादा कहीं कम, शायद जहां खून ज्यादा जाता हो वहां? आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। ब्लड फ्लो बहुत मायना रखता है। जिन अंगों में खून का दौरा तेज होता है, जैसे लिवर, किडनी, दिमाग, दिल, वहां दवा तेजी से और ज्यादा मात्रा में पहुंचती है। और जैसे त्वचा या फैट टिश्यू? वहां खून का प्रवाह धीमा होता है, तो दवा देर से और कम पहुंचती है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि कुछ दवाएं खून में ही किसी चीज से चिपक जाती हैं, प्लाज्मा प्रोटीन से। हाँ, ये भी एक जरूरी बात है। खून में प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। एल्ब्यूमिन सबसे आम है। कई दवाएं इन प्रोटीन से बंध जाती हैं, मतलब बाइंड हो जाती हैं। तो फिर? तो केवल वो दवा जो फ्री है, यानी प्रोटीन से बंधी हुई नहीं है, वही खून की नली से बाहर निकलकर ऊतकों में जा सकती है और असर दिखा सकती है। जो दवा बंधी हुई है वो एक तरह से खून में ही कैद रहती है, रिजर्व की तरह। अच्छा, तो अगर कोई दवा बहुत ज्यादा बंधती है तो उसका असर कम होगा? कम नहीं, पर उसकी फ्री मात्रा कम होगी। ये डोज तय करने में और दवाओं के आपसी असर को समझने में महत्वपूर्ण है। जैसे वॉरफरिन है, खून पतला करने की दवा, वो प्रोटीन से बहुत ज्यादा बंधती है। और क्या दवा का फैट में घुलना यहाँ भी जरूरी है डिस्ट्रीब्यूशन में? हाँ, बहुत ज्यादा। जो दवाएं लिपिड घुलनशील हैं, वो कोशिकाओं की फैट वाली झिल्ली को आसानी से पार कर लेती हैं। ऐसी दवाएं शरीर के फैट टिश्यू में जमा हो सकती हैं। और दिमाग तक भी? वो ब्लड ब्रेन बैरियर का क्या चक्कर है? हाँ, ब्लड ब्रेन बैरियर एक तरह की सुरक्षा दीवार है जो दिमाग को खून की कई चीजों से बचाती है। ये लिपिड घुलनशील दवाओं को तो शायद जाने दे, पर पानी में घुलनशील दवाओं को अक्सर रोक देता है। तो ये जरूरी दवाओं को भी रोक सकता है? हाँ, ये एक चुनौती है। दिमाग की बीमारियों के इलाज के लिए दवा को इस बैरियर के पार पहुंचाना पड़ता है। इसी तरह गर्भवती महिलाओं में प्लेसेंटा भी एक बैरियर का काम करता है, जो कुछ दवाओं को बच्चे तक जाने से रोकता है। ये सब मिलके तय करते हैं कि दवा कहाँ पहुंचेगी। एक शब्द और आता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वीडी। जी, ये क्या बताता है? वीडी एक तरह का हिसाब है जो अंदाजा देता है कि दवा शरीर में कितनी फैली है। अगर दवा ज्यादातर खून में ही रहती है तो वीडी कम होता है। जैसे पानी में घुलने वाली दवाएं। हाँ, और अगर दवा खून से निकलकर ऊतकों में, खासकर फैट में खूब फैल जाती है तो वीडी ज्यादा होता है। जैसे लिपिड घुलनशील दवाएं? बिल्कुल, जैसे डाइजीपैम, जो लिपिड में घुलती है, उसका वीडी बहुत ज्यादा है। वो दिमाग और फैट में खूब जाती है। जबकि जेंटामाइसिन, जो पानी में घुलती है, उसका वीडी कम है। वो ज्यादातर खून और उसके आसपास के पानी वाले हिस्से में रहती है। ये डोज एडजस्ट करने में मदद करता है। वाह, ये तो काफी जटिल है कि दवा कहाँ कहाँ जाती है। तो एब्जॉर्प्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अब एम, मेटाबॉलिज्म, चयापचय। लगता है ये वो स्टेज है जहां शरीर दवा को बदलने की कोशिश करता है। हाँ, मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब शरीर दवा के केमिकल स्ट्रक्चर को बदलता है, और ये काम मुख्य रूप से हमारा लिवर करता है। लिवर शरीर का मेन प्रोसेसर है। पर क्यों बदलता है? क्या दवा को खत्म करने के लिए? मुख्य मकसद होता है दवा को शरीर से बाहर निकालने लायक बनाना। ज्यादातर दवाएं, खासकर जो फैट में घुलती हैं, वो अगर बदली ना जाएं तो किडनी से फिल्टर होने के बाद वापस खून में आ जाती हैं। अच्छा, तो वो शरीर में जमा होती रहेंगी। हाँ, मेटाबॉलिज्म उन्हें ज्यादा पानी में घुलनशील बना देता है। पानी में घुलने वाली चीजें किडनी आसानी से पेशाब में निकाल सकती हैं, तो ये एक तरह से सफाई की तैयारी है। लेकिन क्या ये बदलाव हमेशा दवा को बेकार ही कर देता है? मैंने प्रोड्रग्स के बारे में सुना था। बहुत अच्छा पॉइंट। नहीं, हमेशा बेकार नहीं करता। कभी कभी मेटाबॉलिज्म दवा को सक्रिय एक्टिवेट करता है। प्रोड्रग्स ऐसी ही दवाएं हैं। वो शरीर में निष्क्रिय रूप में जाती हैं और लिवर उन्हें प्रोसेस करके उनके असली असरदार रूप में बदलता है। कोई उदाहरण? जैसे कोडीन है, खांसी और दर्द की दवा। लिवर उसे मॉर्फिन में बदलता है, जो ज्यादा शक्तिशाली दर्द निवारक है। तो यहाँ मेटाबॉलिज्म ने दवा को एक्टिवेट किया। ये तो कमाल है। तो लिवर के इस प्रोसेसिंग के भी कुछ खास तरीके या चरण होते हैं? हाँ, मोटे तौर पर 2 फेज या चरण माने जाते हैं, फेज 1 और फेज 2। ओके। फेज 1 में दवा के अणु में छोटे छोटे बदलाव किए जाते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। यहाँ एक खास तरह के एंजाइम साइटोक्रोम P450, CYP450 फैमिली बहुत अहम रोल निभाते हैं। और फेज 2? फेज 2 में फेज 1 से निकले प्रोडक्ट या कभी-कभी सीधे मूल दवा से शरीर का अपना कोई बड़ा सा पानी में घुलने वाला मॉलिक्यूल जोड़ दिया जाता है। इसे कंजुगेशन कहते हैं, जैसे ग्लूकोरोनाइड जोड़ना।
इससे दवा और भी ज्यादा पानी में घुल जाती है और किडनी के लिए उसे बाहर फेंकना आसान हो जाता है। पैरासिटामोल का उदाहरण आपने पहले लिवर के लिए दिया था, वो यहाँ कैसे फिट होता है? ज्यादा डोज में खतरनाक क्यों है? हाँ, पैरासिटामोल का उदाहरण यहाँ बिल्कुल सही बैठता है। सामान्य डोज में वो ज्यादातर सुरक्षित फेज 2 कॉन्जुगेशन से निकल जाती है, लेकिन अगर ओवरडोज हो जाए तो फेज 2 वाला रास्ता सैचुरेट हो जाता है, मतलब भर जाता है। अच्छा। तब दवा ज्यादा मात्रा में फेज 1 से गुजरने लगती है और फेज 1 से एक जहरीला मेटाबोलाइट बनता है, NaPQI। थोड़ी मात्रा में तो शरीर उसे हैंडल कर लेता है, पर ओवरडोज में ये जहरीला पदार्थ लिवर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, लिवर फेलियर तक हो सकता है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत सीरियस है। तो मतलब डोज का ध्यान रखना कितना जरूरी है। क्या उम्र या बीमारी भी इस मेटाबॉलिज्म पर असर डालती है? हाँ बिल्कुल, उम्र बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे नए जन्मे बच्चों में और बुजुर्गों में लिवर के एंजाइम उतने सक्रिय नहीं होते, तो उनका मेटाबॉलिज्म धीमा हो सकता है। तो उन्हें शायद कम डोज चाहिए। हाँ, अक्सर डोज एडजस्ट करनी पड़ती है। और अगर किसी को लिवर की बीमारी है जैसे सिरोसिस, तो उनकी मेटाबॉलिज्म की क्षमता बहुत कम हो जाती है, जिससे दवा शरीर में जमा हो सकती है। और आपने दवाओं के आपसी असर की बात की थी, इंटरैक्शन। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ दवाएं लिवर के एंजाइमों को, खासकर CYP450 को, ज़्यादा काम करने पर मजबूर कर देती हैं। इसे एंजाइम इंडक्शन कहते हैं। अच्छा, जैसे कौन सी दवाएं? जैसे एक एंटीबायोटिक है रिफेम्पिसिन, ये कई दूसरी दवाओं का मेटाबॉलिज्म तेज कर देती है। नतीजा, उन दूसरी दवाओं का असर कम हो सकता है क्योंकि वो शरीर से जल्दी निकल जाएंगी। और इसका उल्टा भी होता होगा कि मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाए? हाँ बिल्कुल, उसे एंजाइम इनहिबिशन कहते हैं। कुछ दवाएं जैसे पेट के एसिड की पुरानी दवा सिमेटिडीन लिवर एंजाइम को ब्लॉक कर देती हैं। इससे साथ में ली जा रही दूसरी दवाओं का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। तो वो दवाएं शरीर में ज्यादा देर रुकेंगी, जहरीली हो सकती हैं। हाँ, उनके साइड इफेक्ट या टॉक्सिसिटी का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए डॉक्टर को हमेशा बताना चाहिए कि आप कौन-कौन सी दवाएं, हर्बल सप्लीमेंट या चीजें ले रहे हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। ये बात तो गांठ बांध लेने वाली है। चलिए, तो दवा खून में आई, एब्जॉर्प्शन, फैली, डिस्ट्रीब्यूशन, बदली गई मेटाबॉलिज्म, अब आखिरी पड़ाव ई यानी एक्सक्रीशन, शरीर से बाहर निकलना। हाँ, उत्सर्जन या एक्सक्रीशन, ये वो प्रक्रिया है जिससे दवा और उसके बदले हुए रूप यानी मेटाबोलाइट्स शरीर से बाहर निकलते हैं। ये इस सफर का अंत है। और मुख्य रास्ता कौन सा है? किडनी। हाँ, किडनी यानी गुर्दे सबसे महत्वपूर्ण अंग है उत्सर्जन के लिए। वो खून को छानकर बेकार चीजों और अतिरिक्त पानी को मूत्र यानी यूरिन के रूप में बाहर निकालते हैं। ज्यादातर दवाएं और उनके पानी में घुलनशील मेटाबोलाइट्स इसी रास्ते से बाहर जाते हैं। और लिवर का रोल यहाँ भी है। आपने पित्त का जिक्र किया था। हाँ, लिवर मेटाबोलाइज करने के साथ साथ कुछ दवाओं और मेटाबोलाइट्स को पित्त में डाल देता है। ये पित्त फिर आंतों में जाता है और मल यानी स्टूल के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये दूसरा अहम रास्ता है। और वो फेफड़ों वाला रास्ता, अल्कोहल टेस्ट वाला? हाँ, जो दवाएं या पदार्थ वाष्पशील होते हैं, मतलब गैस जैसे बन सकते हैं, वो सांस के साथ फेफड़ों से बाहर निकल सकते हैं। जैसे एनेस्थीसिया के लिए इस्तेमाल होने वाली गैसें या अल्कोहल। अल्कोहल का कुछ हिस्सा सांस से निकलता है, इसीलिए ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट काम करता है। और पसीना, लार, आंसू? हाँ, पसीना, लार, यहाँ तक कि माँ का दूध, ब्रेस्ट मिल्क, इन रास्तों से भी बहुत थोड़ी मात्रा में दवा निकल सकती है। मात्रा कम होती है, लेकिन जैसे स्तनपान कराने वाली माँ के लिए यह जानना जरूरी हो सकता है कि दवा दूध में जा रही है या नहीं। किडनी का काम कैसे होता है, मतलब वो कैसे फिल्टर करती है? किडनी में लाखों छोटी फिल्टरिंग यूनिट्स होती हैं, नेफ्रॉन। वहाँ खून फिल्टर होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जरूरी चीजें वापस खून में सोख ली जाती हैं, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, और कुछ दवाएं या मेटाबोलाइट्स सक्रिय रूप से खून से खींचकर पेशाब में डाले जाते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो यहाँ भी वही बात है कि पानी में घुलनशील होना जरूरी है। हाँ, क्योंकि जो चीजें पानी में घुलनशील हैं वो ट्यूब्यूल से वापस खून में आसानी से नहीं जा पाती और पेशाब के साथ बाहर निकल जाती हैं। लिपिड घुलनशील चीजें वापस खून में जाने की कोशिश करती हैं, इसीलिए मेटाबॉलिज्म का उन्हें पानी में घुलनशील बनाना इतना जरूरी था। अच्छा, तो लिवर और किडनी की ये जुगलबंदी है दवा को बाहर निकालने में। कुछ उदाहरण देंगे एक्सक्रीशन के? जरूर। जैसे एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है, वो किडनी से बहुत तेजी से निकलती है। अल्कोहल का हमने जिक्र किया, फेफड़ों से भी निकलती है।
मॉर्फिन किडनी से भी निकलती है और पित्त के रास्ते भी। तो ये पूरी कहानी हुई ADME की, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। दवा का आना, फैलना, बदलना और निकल जाना। एकदम सही। और जैसा हमने शुरू में बात की थी, इस पूरी ADME प्रक्रिया को समझना ही दवा के सुरक्षित और प्रभावी इस्तेमाल की कुंजी है। सही डोज, सही समय, सही रास्ता, साइड इफेक्ट से बचाव, सब कुछ इसी पर टिका है। फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब शरीर दवा के साथ क्या करता है। आज की बातचीत से एक बात तो साफ है कि दवा का असर सिर्फ दवा की केमिकल बनावट पर नहीं, बल्कि हमारा शरीर उसे कैसे प्रोसेस करता है इस पर भी बहुत ज्यादा निर्भर करता है। और हर व्यक्ति का शरीर थोड़ा अलग होता है, उम्र, सेहत, यहाँ तक कि हमारे जीन्स के कारण भी। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो क्या ऐसा भविष्य संभव है जहां दवाएं सिर्फ बीमारी देखकर नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की अपनी ADME प्रोफाइल को समझकर दी जाएं, मतलब एकदम पर्सनलाइज्ड मेडिसिन? ये सोचने में ही कितना रोमांचक लगता है। इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए।